क्रिटिकल थ्योरीज में हम ये जो 12 टॉपिक्स हैं इनको जस्ट मोटा मोटा पहले इनका नाम और ये हैं क्या ये समझें। पहले स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिक्स, मार्क्सिज्म, रीडर रेस्पॉन्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसी में डीकंस्ट्रक्शन, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, क्वियर थ्योरी, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट कलोनियल क्रिटिसिज्म। अब इनसे जुड़े और बहुत सारी थ्योरीज आती रहेंगी, वो सब ठीक है, पर मोटा मोटा इनमें से किसी एक हेडिंग में डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें स्ट्रक्चरलिज्म। इट अरोज, स्ट्रक्चरलिज्म का उदय हुआ, इसकी उत्पत्ति है फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी विषय जो है, जो किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर उसका विकास कैसे हुआ, इस चीज़ को स्टडी करती है। और क्लॉड लेवी स्ट्रॉस इससे जुड़े हुए हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे प्लस सोशोलॉजी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चरलिज्म का उद्देश्य है कि वो साहित्य की रचना को देखे, उसका अध्ययन करे। स्ट्रक्चरलिज्म एम्स at looking at literature with scientific objectivity। क्या होता है साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है साहित्य के क्षेत्र में कि एक आम पाठक का विचार किसी साहित्यिक रचना को पढ़कर और एक समीक्षक या क्रिटिक का विचार किसी साहित्यिक रचना को पढ़कर, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या हम ये माने कि हजारों आवाज़ों में से समीक्षक की आवाज़ भी एक आवाज़ मात्र है? हजारों लोगों ने एक किताब को पढ़ा, हजारों विचार थे, उन हजारों में से एक समीक्षक भी है और उसका भी कोई विचार है, तो उसका विचार औरों के विचारों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? ऐसा क्या है समीक्षक में या उसके समीक्षा करने के तरीके में जिस पर भरोसा किया जा सके? हम आम पाठक के ऊपर भरोसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका विचार है, ये उसका विचार है, ये इसका विचार है। वैसे ही समीक्षक का भी उसका विचार है, पर नहीं, समीक्षक के पास कुछ टूल्स हैं जिनको वो यूज़ करके फिर अपने नतीजे पर पहुंचता है। तो इसलिए समीक्षक का नाम ए हो या बी हो या सी हो या डी हो, परंतु अगर वो इन क्रिटिकल टूल्स, इन समीक्षा के नियमों को या टूल्स को इस्तेमाल करेगा, तो ए बी सी डी क्रिटिक कोई भी हो, लगभग एक सा नतीजा उनका होगा, जो कि संभव नहीं है आम पाठक के साथ, क्योंकि आम पाठक तो बिना टूल्स के अपने, उनको जितना पता है, उनको सब्जेक्ट के बारे में जितना पता है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो एक नतीजे पे आते हैं किसी रचना के बारे में। तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट्स चाहते थे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, साइंस में दो केमिकल्स को एक साइंटिस्ट मिलाता है तो तीसरी चीज़ बनती है। ऐसा नहीं है कोई और साइंटिस्ट उन दो चीज़ों को मिलाएगा तो कोई दूसरी चीज़ बन जाएगी, वो वही बनेगी जो पहले साइंटिस्ट ने मिलाया, तो जो भी बना। तो साइंटिफिक निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी, कुछ
कुछ कुछ ऐसा 100% साहित्य में संभव नहीं है, पर फिर भी काफ़ी हद तक संभव हो सकता है अगर कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसके अकॉर्डिंग स्टडी किया जाए। ये स्ट्रक्चरलिस्ट्स का विचार था। स्ट्रक्चरलिज्म एम्स at looking at literature with scientific objectivity, निष्पक्षता के साथ साहित्य को देखना। ऐसे में लिटरेचर को एक सिस्टम माना है। लिटरेचर इज सीन एज अ सिस्टम विथ अ स्ट्रक्चर दैट कैन बी स्टडीड। तो लिटरेचर उस साहित्यिक रचना के तत्वों को हटाकर उस सिस्टम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर फिट करके देखा जा सकता है कि वो कहाँ बैठते हैं। द स्ट्रक्चर कंटेन्स यूनिट्स एंड रूल्स। स्ट्रक्चर में यूनिट्स एंड रूल्स है। देखिए, हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में यूनिट्स हैं। नाउन एक यूनिट है, वर्ब एक यूनिट है, एडजेक्टिव एक यूनिट है, एडवर्ब एक यूनिट है, कंजंक्शन एक यूनिट है, प्रेपोजिशन एक यूनिट है, वगैरह वगैरह। ये यूनिट्स हैं, ये अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इनको जोड़कर सार्थक वाक्य बनाने के नियम या रूल्स हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो ईंट, पत्थर, रेत, लोहा, सीमेंट, लकड़ी, चूना सब यूनिट्स हैं। फिर इनके रूल्स हैं, इनको कैसे कंबाइन किया जाता है और कैसे वो इमारत खड़ी की जाती है। उसी तरह से स्ट्रक्चरलिस्ट कहते थे कि यूनिट्स हैं और रूल्स हैं और उनको कंबाइन करके लिटरेचर। द स्ट्रक्चरलिस्ट स्टडीज द रूल्स that govern the way in which units are combined to give meaning. Structures को कैसे combine किया, मतलब ये units को कैसे combine किया जाए, कौन से नियमों के तहत combine किया जाए ताकि कोई meaning निकले, ये structuralist study करते हैं literature में। The author becomes less important. लेखक की इम्पोर्टेंस कम हो गई, टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस हो गई। एंड द टेक्स्ट इज सीन एज द फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। वो टेक्स्ट जो है एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड रूल्स के तहत काम करता है, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के दिमाग की उपज, वो तो छोड़ दो, व्यक्ति नहीं, जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड रूल्स है उसमें कहीं वो टेक्स्ट फिट करता है, इसलिए लेखक की इम्पोर्टेंस कम हो गई। स्ट्रक्चरलिज्म एग्जामिन्स, स्ट्रक्चरलिज्म में स्टडी किया जाता है द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नैरेटिव। किसी भी रचना, नैरेटिव, कहानी, कोई भी कही हुई बात, नैरेटिव जो है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजा जाता है। द नैरेटिव्स ऑफ राइटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड में बी डिफरेंट। अगर आप कहानियों को देखें दुनिया भर के लेखकों के, तो कहानियाँ अलग अलग होंगी पर उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स सेम से निकलेंगे, बट दे विल हैव द सेम अंडरलाइंग structures. The units in their narratives will combine according to the same rules. आप भारत के किसी राइटर, चाइना के किसी राइटर, फ्रांस के राइटर, किसी जर्मनी के राइटर को 3 यूनिट्स दें, सौतेली माँ, लड़की और राजकुमार, नाम बदलेंगे, भेष बदलेंगे, देश बदलेंगे, स्थितियाँ बदलेंगी, बैकग्राउंड बदलेगा, मूल कहानी एक सी निकलेगी। तो इसलिए द यूनिट्स इन देयर नैरेटिव्स विल कंबाइन अकॉर्डिंग टू द सेम रूल्स। स्ट्रक्चरलिज्म में मेजर नाम है फर्डिनेंड डी सॉस्योर, नोम चोम्स्की जो बाद में अलग हो जाएंगे, रोमन जेकबसन और जाक्स लॉकॉन। ये
अगला हम देखते हैं फॉर्मलिज्म। क्या है फॉर्मलिज्म? आप किसी को गिफ्ट देते हैं, थैली में डाल के पकड़ा देते हैं, और एक उसकी आप पैकेजिंग करते हैं, और लोग उस पैकेजिंग को देखकर उस उनको कोई मतलब नहीं है कि गिफ्ट क्या है, वो पैकेजिंग को स्टडी करते हैं। तो फॉर्मलिस्ट्स क्या करते हैं? लिटरेचर में दो चीज़ें हैं, फॉर्म और कंटेंट। फॉर्म पैकेजिंग है, कंटेंट अंदर का मटेरियल, स्टोरी। तो फॉर्मलिस्ट्स स्ट्रक्चर को देखेंगे, डायलॉग डिलीवरी कैसे की गई, डायलॉग क्या था छोड़ो, डिलीवरी का तरीका, उसका वो प्ले था या जो भी था, उसका प्रेजेंटेशन, उसमें क्या था, स्टोरी वोरी वो सब छोड़ो। तो ये रशिया में शुरू हुआ। रशियन फॉर्मलिज्म बिगैन इन रशिया in the 1920s and 1930s. Formalism flourished in the United States. शुरू रशिया में हुआ, अमेरिका में आया ड्यूरिंग द 1940s एंड 1950s। आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना पड़ेगा कौन सा कब आया। तो फॉर्मलिस्ट्स स्टडी द फॉर्म ऑफ द वर्क रादर दैन द कंटेंट। उन्हें कंटेंट से मतलब नहीं है, फॉर्म से मतलब है। दे फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द टेक्स्ट। प्रेजेंटेशन कैसे, प्रस्तुतिकरण हुआ, उसको पैकेज कैसे किया, उनको कंटेंट से कम मतलब है। रादर दैन ऑन इट्स क्रिएशन, मैसेज, लेखक क्या कहना चाह रहा है, ऑथर का इरादा क्या था, ऑथर्स इंटेंशन, या पाठक ने उससे क्या अर्थ निकाला, और रीडर्स रिसेप्शन, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। फॉर्मलिज्म से जुड़े हुए मेजर नाम है विक्टर श्क्लोव्स्की, बोरिस आइकनबॉम और बख्तिन। फिर इनसे जुड़े टर्म्स वगैरह बाद में है, पहले ये बेसिक है। फिर फॉर्मलिज्म से ही निकला है न्यू क्रिटिसिज्म, और न्यू क्रिटिसिज्म बड़ा टॉपिक है। यूं तो स्ट्रक्चरलिज्म, फॉर्मलिज्म, ये सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पर पहले बेसिक समझें कि हैं क्या ये। इनमें मूल एक मतलब 100 बातों की अगर हम एक बात कहें तो ये क्या है, हम ये देख रहे हैं। न्यू क्रिटिसिज्म, इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मलिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म भी फॉर्मलिज्म का ही एक प्रकार है। इट इज एन अमेरिकन अप्रोच टू क्रिटिसिज्म। फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म। इट एडवोकेट्स, न्यू क्रिटिसिज्म में सपोर्ट दिया है कि राइटर को भूल जाओ, रीडर को भूल जाओ, टेक्स्ट को एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या अर्थ निकलता है। इट एडवोकेट्स अ क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, बारीकी से टेक्स्ट को पढ़ो, एंड रिजेक्ट्स क्रिटिसिज्म। और न्यू क्रिटिसिज्म ऐसी समीक्षा को रिजेक्ट कर देता है जो कि आधारित है बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। कौन से देश के राइटर ने लिखा, कौन से ज़माने का राइटर था, वहाँ का क्या कल्चर था, उसका क्या मीनिंग था, सब छोड़ो, ये सब इनको इंटरेस्ट नहीं है। एंड रिजेक्ट्स क्रिटिसिज्म बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। वो बाहरी चीज़ है, टेक्स्ट से बाहर। टेक्स्ट में तो केवल शब्द हैं, लेखक कौन से देश का था, कौन से कल्चर का था, कौन से ज़माने का, ये सब टेक्स्ट के बाहर की चीज़ें हैं, ये अनइम्पॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन सच एज ऑथर्स बैकग्राउंड एंड इंटेंशन, ये सब उनको नहीं चाहिए। न्यू क्रिटिसिज्म सीज द टेक्स्ट एज कंप्लीट इन इटसेल्फ। न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि टेक्स्ट अपने आप में पूरा है, and not dependent on its
रिलेशन टू द ऑथर्स लाइफ और हिस्ट्री, लेखक का लाइफ, लेखक की हिस्ट्री, ये सब अनइम्पॉर्टेंट है. न्यू क्रिटिसिज्म डज नॉट फोकस, न्यू क्रिटिसिज्म ध्यान नहीं देता ऑन द राइटर, लेखक पर ध्यान नहीं देता. डज नॉट फोकस ऑन द रीडर, रीडर पर भी ध्यान नहीं देता. ओनली फोकसेस ऑन द टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट पर ध्यान देता है. द वीकनेसेस ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म आर, न्यू क्रिटिसिज्म की कमज़ोरी ये है, ये संस्कृति वगैरह को इम्पोर्टेंट नहीं देगा. दैट इट डज नॉट सी, न्यू क्रिटिसिज्म ये नहीं देख पाता कि हर जगह की संस्कृति अलग होती है और लेखक जिस संस्कृति को बिलोंग करता है उसके अकॉर्डिंग लिखता है. दैट लिटरेचर represents a set of values, के साहित्य में ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक कल्चर विशेष से जुड़े हुए लोग, अ सेगमेंट ऑफ द कल्चर कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट. जिन चीज़ों को हम हमारे देश में इम्पॉर्टेंट मानते हैं, हो सकता है अमेरिका वाले ना माने. हमारे साहित्य का एक मीनिंग अलग होगा हमारे संस्कृति के अकॉर्डिंग, वो भी लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट है, पर न्यू क्रिटिसिज्म इसे नहीं मानता. इट इग्नोर्स द फैक्ट, न्यू क्रिटिस, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए कि न्यू क्रिटिसिज्म इग्नोर करता है इन चीज़ों को कि संदर्भ, साहित्य, केवल साहित्य नहीं, साहित्य का संदर्भ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है. इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज फॉर्म. जितना इम्पॉर्टेंट फॉर्म है उतना ही कॉन्टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है. न्यू क्रिटिसिज्म दस इग्नोर्स डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न संस्कृति, उस भिन्नता को महत्व नहीं देता. एंड डज नॉट रिकग्नाइज, न्यू क्रिटिसिज्म ये नहीं समझता दैट लिटरेचर हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर हिस्ट्री. लिटरेचर हमें हमारे इतिहास को समझने में हेल्प करता है. और इस न्यू क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा नाम है I.A. रिचर्ड्स.